नमस्कार। मैं बंसीलाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। पिछली पीडीएफ में मैंने आपको विदेश नीति के बारे में बताया था। विदेश नीति किसे कहते हैं और विदेश नीति के बारे में सामान्य चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में भारत की विदेश नीति पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत की विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ माने जाते हैं। उनमें से पहला स्तंभ है शांति, दूसरा है मित्रता और तीसरा है समानता। अर्थात भारत की विदेश नीति शांति की पक्षधर है, अन्य देशों से शत्रुता न करके मित्रता करने पर जोर देती है और सभी देशों को समान मानती है। इस प्रकार ये 3 भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ हैं। अब उन तत्वों पे, उन घटकों पे चर्चा करेंगे जिनसे भारतीय विदेश नीति का निर्माण हुआ है। ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से घटक हैं जिनसे भारत की शांति, मित्रता और समानता की विदेश नीति विकसित हुई है। और विदेश नीति के निर्माण करने वाले तत्वों में पहला तत्व है भौगोलिक तत्व, अर्थात भूभाग। देश की भौगोलिक संरचना कैसी है, इस पे विदेश नीति बहुत कुछ निर्भर करती है। जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने भौगोलिक तत्व की महत्वता को इंगित करते हुए कहा है कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात किसी देश की भौगोलिक लोकेशन कैसी है, उसके पड़ोसी कैसे हैं, उसकी संरचना कैसी है, इस पे उस देश की विदेश नीति बहुत कुछ निर्भर करती है। जैसे कि अपन जानते हैं, भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है और भारत 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। भारत का भूभाग काफ़ी विस्तृत है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। इन सब बातों से भारत की विदेश नीति विकसित हुई है। दूसरा जो निर्माणक तत्व है वह है गुटबंदियाँ। जैसा कि अपन जानते हैं, भारत को शीत युद्ध के दौरान आज़ादी मिली। अर्थात जब भारत को आज़ादी मिली उस टाइम या उस समय दुनिया शीत युद्ध के दौर से गुजर रही थी। दोनों महाशक्तियाँ अपने अपने सैनिक गठबंधन बना रही थी। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न था कि वह पश्चिमी गुटबंदी में शामिल हो या साम्यवादी गुटबंदी में शामिल। अर्थात दोनों महाशक्तियों ने, अमेरिका ने नाटो नाम से सैनिक गठबंधन बना रखा था और सोवियत संघ ने वारसा नामक सैनिक गठबंधन बना रखा था। भारत के सामने यह ऑप्शन था कि वह या तो नाटो में शामिल हो
या वारसा पैक्ट में शामिल हो या इन दोनों ही सैनिक संगठनों से दूर रहे। भारत ने इस तीसरी बात को स्वीकार किया। भारत न तो नाटो सैनिक गठबंधन में शामिल हुआ, न वारसा सैनिक गठबंधन में शामिल हुआ, और उसने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति इन दोनों से समान दूरी रखते हुए विकसित की। तीसरा निर्णायक तत्व है भारत की विदेश नीति पे विचारधाराओं का प्रभाव भी पड़ा। उस समय विश्व में दो विचारधाराएं प्रचलित थी, पश्चिमी पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा। भारत ने इन दोनों ही विचारधाराओं से समान रूप से दूरी बनाए रखकर अपनी विदेश नीति का निर्माण किया। तीसरा जो निर्माणक तत्व है वह है आर्थिक तत्व। अर्थव्यवस्था किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करती है। भारत एक विकासशील देश है और यह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर है। इस प्रकार आर्थिक तत्व ने भारत की विदेश नीति को बहुत कुछ प्रभावित किया है। अगला जो निर्माणक तत्व है वह है सैनिक तत्व। भारत अपनी सुरक्षा के लिए आज़ादी के समय यूएन पे निर्भर था, क्योंकि भारत के पास पर्याप्त सेना नहीं थी, इसलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र पर निर्भर था। इस प्रकार इस घटक ने भी भारत की विदेश नीति को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। भारत की विदेश नीति के निर्माण में नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व ने भी बहुत कुछ प्रभावित किया है। भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा प्रदान की है। शांति, मित्रता और सहयोग की विदेश नीति के निर्माण में नेहरू की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। राष्ट्रीय अगला जो निर्माणक तत्व है वह है राष्ट्रीय हित। भारत के सामने स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा प्रश्न था अपना विकास करना और विश्व के पटल पे अपनी पहचान बनाना। ये दोनों भारत के राष्ट्रीय हितों में सबसे ऊपर थे। इन दोनों को ध्यान में रखकर भारत की विदेश नीति विकसित हुई। अगला है ऐतिहासिक परंपराएं। भारत शुरू से ही, प्रारंभ से ही विश्व में शांति का पक्षधर रहा है। इन परंपराओं ने भी शांति की विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट जो निर्माणक तत्व है वह है आंतरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव। इनमें है जन आकांक्षाएं। जन आकांक्षाएं किसी भी देश की विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और दूसरा है जो दबाव है, जो इंटरनल फोर्स है, वह है संसाधन। भारत की जनसंख्या और यहाँ के भौतिक संसाधनों में ने भी भारत की विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब मैं आपको भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं पे अवगत करवाता हूँ। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है गुटनिरपेक्षता की नीति। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुटनिरपेक्षता क्या है। शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बंट गया। एक गुट का नेता था अमेरिका और दूसरे गुट का नेता था सोवियत संघ। आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद
भारत के सामने यह प्रश्न आया कि वह कौन से गुट में को ज्वाइन करे। भारत ने दोनों ही गुटों से समान दूरी बनाते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति विकसित की और एक नई नीति का निष्पादन किया, जिसे गुटनिरपेक्षता की नीति के नाम से जाना जाता है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है गुटों से पृथक रहना, शीत युद्ध में भाग न लेना। यह तटस्थता नहीं है, गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता में प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है और गुटनिरपेक्षता विरोधी गुटों के बीच संतुलन बनाए रखने की नीति है। इस प्रकार भारत ने स्वतंत्रता के बाद जो विश्व में दो गुट थे, उन दोनों ही गुटों से समान दूरी बनाते हुए नेहरू, नासिर और टीटो के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की 1961 में बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया की राजधानी में, और विश्व में एक नई नीति का आगाज किया, जिसे गुटनिरपेक्षता की नीति के नाम से जाना जाता है। गुटनिरपेक्षता के अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं कि गुटों से पृथक रहना, शीत युद्ध में भाग न लेना, लेकिन ये तटस्थता नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्येक समस्या पे गुण दोषों के आधार पे निर्णय लिया जाता है। अब क्या कारण थे कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, यानी गुटनिरपेक्षता की नीति के अपनाए जाने के कारण। पहला कारण, भारत किसी भी गुट में शामिल होकर बिना किसी कारण के विश्व में तनाव की स्थिति पैदा नहीं करना चाहता था। पहला कारण है, भारत बिना किसी कारण के किसी भी गुट में शामिल होकर विश्व में तनाव की स्थिति पैदा नहीं करना चाहता था। दूसरा कारण, भारत अपनी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता को या स्वाधीनता को बनाए रखना चाहता था। अगर भारत किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो उसकी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या पे गुण दोष के आधार पे निर्णय करने की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती। तीसरा कारण, इस नीति से सोवियत संघ एवं यूएसए दोनों से ही एक साथ सहायता मिल सकती थी। और चौथा कारण, भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने को बाध्य करती थी। अब मैं आपको भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के स्टेजेस के बारे में बताता हूँ। पहला स्टेज 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 से 1950 तक पहला स्टेज। भारत का पश्चिमी गुट की तरफ झुकाव अधिक था। इसके दो कारण या दो प्रमाण माने जाते हैं। पश्चिमी जर्मनी को तो मान्यता दे दी भारत ने, जबकि पूर्वी जर्मनी को भारत ने मान्यता नहीं दी। यानी भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के जो स्टेजेज हैं, और पहला स्टेज है वह है भारत की आज़ादी, यानी 1947 से 1950 तक का। और इसमें यह माना जाता है कि ठीक है, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया, लेकिन उस समय भारत का झुकाव पश्चिमी गुट की तरफ था। और इसके दो प्रमाण दिए जाते हैं। पहला प्रमाण, भारत ने पश्चिमी जर्मनी को तो मान्यता दे दी, लेकिन साम्यवादी समर्थित पूर्वी जर्मनी को मान्यता नहीं दी। और दूसरा प्रमाण है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच युद्ध हो रहा था। उत्तरी कोरिया साम्यवाद समर्थित था
और दक्षिणी कोरिया यूएसए समर्थित था। भारत ने कोरिया युद्ध में 1950 से 53 तक चला था, कोरिया युद्ध में उत्तरी कोरिया को आक्रामक घोषित किया। ये दो प्रमाण माने जाते हैं भारत की विदेश नीति के कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए भी 1947 से 1950 तक भारत का झुकाव पश्चिमी गुट की तरफ था। दूसरा स्टेज 1950 से 1957, और इस स्टेज में यानी इस टाइम में 1950 से 1957 के दूसरे स्टेज में भारत का झुकाव यूएसएसआर की तरफ माना जाता है, सोवियत संघ की तरफ माना जाता है। और इसके जो प्रमाण दिए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। यूएसएसआर द्वारा भारत का समर्थन, पहला, इस स्टेज में भारत का यानी 1950 से 1957 तक भारत का झुकाव यूएसएसआर की तरफ माना जाता है। यूएसएसआर ने भारत का समर्थन किया, भारत ने यूएसएसआर का समर्थन किया। पहले जो प्रमाण यूएसएसआर द्वारा भारत का समर्थन, गोवा के प्रश्न पर यूएसए का पुर्तगाल का समर्थन करना तथा यूएसएसआर द्वारा भारत का पक्ष लेना। गोवा के प्रश्न में अमेरिका ने पुर्तगाल का सपोर्ट किया और यूएसएसआर ने इंडिया का सपोर्ट किया। और दूसरा, यूएसएसआर द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए आर्थिक एवं तकनीकी सहायता देना। भारत द्वारा यूएसएसआर का समर्थन, स्वेज संकट पर 1956 के स्वेज संकट पर यूएसएसआर का सपोर्ट किया इंडिया ने, और हैंगरी संकट 1956 पर यूएसएसआर का समर्थन करना। इस प्रकार 1950 से 1957 के दूसरे स्टेज में भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का झुकाव यूएसएसआर की तरफ रहा। 1957 तीसरा स्टेज 1957 से 1962 पुनः पश्चिमी गुट की तरफ भारत का झुकाव माना जाता है। 1979 से 1977 से 1979 तक 1977 टू 1979 फोर्थ स्टेज भारत में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार केंद्र में सत्ता में आई, और मोरारजी देसाई ने ये कहा कि भारत की विदेश नीति कभी पश्चिमी गुट की तरफ झुकाव रखती है, कभी साम्यवादी गुट की तरफ। हम किसी की तरफ झुकाव नहीं रखेंगे और असली गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करें। अगला स्टेज इंडो चाइना वार अक्टूबर 1962, यूएसए व यूएसएसआर दोनों द्वारा भारत का समर्थन किया गया। चाइना ने इंडिया पे 1962 में अटैक किया तो दोनों ने भारत का समर्थन किया। इंडो पाक वार 1965, यूएसए द्वारा दोनों देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। और इंडो पाक वार 1971, यूएसए द्वारा पाक का समर्थन और यूएसएसआर द्वारा भारत का समर्थन। थैंक्स। इस टॉपिक का शेष भाग अगले वीडियो में शेयर करेंगे।